जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पेट का पेपर सॉल्व करेंगे। देखिए, पेट 2021 का जो हुआ था वो पेपर आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। 2021 में पेट का पेपर 2 शिफ्ट में हुआ था, तो आज ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकंड शिफ्ट का पेपर इसके नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करा दिया जाएगा। तो देखिए, जो बच्चे अभी 2021 में पेपर नहीं दिए थे पेट का और 2022 में पेट का पेपर देने जा रहे हैं, तो एक बार वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि 2022 में अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि 2021 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे पेट में, कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे गए थे, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज था। ये आप लोग पेपर देखने के बाद ही डिसाइड कर सकते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें, देखिए 2 घंटे का पेपर था आपका, 2 घंटे का, और 100 नंबर का टोटल पेपर था। कितने का? 100 नंबर का। 2 घंटे का पेपर था और 100 नंबर का आपका था। अगर निगेटिव मार्किंग की बात किया जाए दोस्तों, तो इसमें देखिए क्या कहा है कि एक चौथाई अंक काटा जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग 1/4 थी। तो आपको क्या समझ में आया कि 2 घंटे का पेपर था, ठीक है, 100 क्वेश्चन थे टोटल और नेगेटिव मार्किंग 1/4 थी। तो अगर आप इस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इतना आपको मान के चलना है कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग करके आप पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व करना। उसके बाद जो स्कोर होता है आपका, वो स्कोर एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं पेपर। आज हम लोग पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझा सकूं। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रम अनुसार सही क्रम बताइए। काल क्रम के अनुसार इनका सही क्रम बताना है, यानी कि कौन सा शासक पहले शासन किया था। देखिए, इन चारों में सबसे पहले आपका आया था इल्तुतमिश, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इसे। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आया था। फिर उसके बाद शेरशाह सूरी आया था, क्योंकि इसने अकबर का पिता था, जो हुमायूं अकबर का पिता था। हुमायूं को शेरशाह सूरी भारत से बाहर खदेड़ देता है, ठीक है। तो हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर आता है, तो यानी कि इनमें से सबसे लास्ट में आता है आपका अकबर। तो हमने देखा सबसे पहले आया इल्तुतमिश, यानी कि सबसे पहले फोर्थ आपका ए और बी में है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि थर्ड है आपका बी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा पहले का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, पहला हो गया। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तुकाराम, चैतन्य, नामदेव और शंकराचार्य। तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा आपका तुकाराम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तुकाराम जो थे ये शिवाजी के समकालीन थे, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा 3rd नंबर, क्या कह रहा है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये थे आपके वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स। अगर आपसे पूछे कि बंगाल के पहले जनरल कौन थे, पहले गवर्नर कौन थे, बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। अगर आपसे पूछे भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके बेंटिक। कौन? विलियम बेंटिक, ठीक है। तो इनको याद रखना। अगर पहले वायसराय पूछे तो पहला वायसराय आपका हो जाएगा कैनिंग, ठीक। विलियम बेंटिक कौन था? पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। और भारत का पहला वायसराय तो कैनिंग था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th, क्या कर रहा है, चरक संहिता किससे संबंधित है। तो चरक संहिता आपकी चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, 4th का भी सही हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं 5th क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखिए, कलिंग का युद्ध 261 BC में हुआ था, ठीक है, पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है शक संवत की स्टार्टिंग 78 AD यानी कि 78 ईस्वी में हुई थी, ये भी सही है। फिर कह रहा मुस्लिम युग की शुरुआत 622 AD में हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा औरंगजेब की मृत्यु 1709 में हुई थी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी, ठीक है, 1707 में हुई थी औरंगजेब की मृत्यु। तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा, यानी कि गलत पूछा था, तो डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6ठा है, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो ये है आपके दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है।
और दोस्तों ये दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे। दूसरा अधिवेशन कब हुआ था कांग्रेस का, तो 1886 में हुआ था। और पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष WC बनर्जी 1885 में, और ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी जाने जाते हैं। और इन्होंने कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, कहाँ पास, 1886 में, ठीक है, 1886 में की थी। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और अगर पहले अधिवेशन की बात करें तो पहला आपका हुआ था बम्बई में। ओके, कांग्रेस अधिवेशन की वीडियो में बना दिया हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट में देख लेना जाके, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 7वां क्वेश्चन कह रहा है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की स्टार्टिंग हुई थी, यानी 2 होम रूल लीग आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाए गए थे। तो ये हो जाएगा आपका एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन 8वां नंबर, पहले मिलान कर लेते हैं फिर आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए 8वें ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए थे, ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय, यानी कि ए का पहुंच जाएगा तीसरा। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ज्योतिबा राव फुले। यानी कि दोस्तों ए का 3 हो गया, बी का 1, सी का 2, ए का 3, बी का 1, सी का 2। देखिए ए का 3, बी का 1, सी का 2, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो ये आपके महात्मा गांधी दिए थे, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसको दिया गया था। 10वां क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए थे तो इस पद पर कौन आया था, ठीक है। देखिए ये घटना आपकी है 1939, जब त्रिपुरी का अधिवेशन हुआ था, मतलब त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। उस टाइम पे आपके सुभाष चंद्र बोस खड़े थे, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद के लिए खड़े थे और गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, इसमें पट्टाभी सीतारामैया हार जाते हैं। तो बेसिकली देखा जाए सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद जीत जाते हैं और ये अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन हुआ क्या था कि जो कांग्रेस की कार्यकारिणी सभा थी, कार्यकारिणी समिति, उसके बहुत सारे सदस्य इस्तीफा दे देते हैं, जिस वजह से फिर सुभाष चंद्र बोस भी अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं। तो जब इस्तीफा दे देते हैं तो इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं कांग्रेस अधिवेशन से, ओके, इसे याद रखना। इससे पहले 1938 में यानी कि 1938 में हरिपुरा जो कि गुजरात में, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस कर चुके थे। लेकिन जब 1939 में त्रिपुरी में अधिवेशन होता है तो सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, लेकिन फिर जब कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के पूरी समिति इस्तीफा देने लगती है तो सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि काम करो, तुम लोग इस्तीफा मत दो, मैं खुद इस्तीफा दे रहा हूँ। तो इनके इस्तीफा के बाद फिर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। तो ये पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच में था ये सिस्टम, लेकिन जो अध्यक्ष बनते हैं वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं, तो इसको याद रखना आप। नेक्स्ट है आपका 11th क्वेश्चन, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये आपका चिनाब नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 12 क्वेश्चन है, 12th नंबर की बात करें तो वसंत विषु कब होता है, क्वेश्चन कह रहा है वसंत विषु कब होता है, तो ये आपका होता है 21 मार्च को, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों खेतड़ी परियोजना जो है ये राजस्थान में है और ये आपके तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए खेतड़ी में ता आ रहा है और तांबा में ता आ रहा है, इससे थोड़ा सा रिलेट कर दे, खेतड़ी तांबा 2-3 बार बोलेंगे तो आपको ये चीज़ें थोड़ा सा समझ में आ जाएंगी। हालांकि ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था एग्ज़ाम में, लेकिन इसीलिए ये मुझे रटा है बहुत अच्छे से, तो आप भी याद रखना खेतड़ी ता आ रहा है तो तांबा में भी ता आ रहा है, खेतड़ी परियोजना तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। 13 हो गया। 14वां क्वेश्चन की बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये आपका असम में है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं,
हिमालयी नदी तंत्र की, यानी कि कौन सी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं। तो ये आपका देखिए कावेरी दक्षिण भारत की है, हिमालय दक्षिण में नहीं है, तो ये तो आपका नहीं होगा। गंगा हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, गोदावरी भी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये भी नहीं होगा। यानी कि 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 15 का बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, बैंक दर का अर्थ क्या है। दोस्तों, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक जो ब्याज दर होती है वो होती है बैंक दर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, 16 का डी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं 17वां क्या कह रहा है कि यदि आरबीआई नगद कोष अनुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, यदि आरबीआई नगद कोष अनुपात को घटा देती है तो साख सर्जन बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 17 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं। ठीक है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लाभ अर्जित करना होता है। किस में होता है, तो ये पूंजीवादी में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है। 100 रुपये के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है, सिंपली पूछना चाह रहा है। तो ये आपका हो जाएगा आरबीआई का गवर्नर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 100 रुपये के नोट पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। देखिए, जितने भी नोट बनते हैं उन सभी में आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, सिर्फ 1 रुपये का नोट छोड़ के। ठीक है, 1 रुपये का जो नोट होता है इसको छोड़ के सभी में आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। तो 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होंगे, तो ये आपके वित्त सचिव के हो जाएंगे। 1 रुपये के नोट पे वित्त सचिव के हस्ताक्षर होंगे। लेकिन अगर पूछे कि 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है और 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। बाकी सभी नोट पर आपके आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमा। फेमा का पूर्ण रूप यानी कि फेमा का फुल फॉर्म पूछा है, क्या होता है। फेमा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। फेमा का फुल फॉर्म हो जाता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है। तो जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता दोस्तों ये आपके राज्य सूची में शामिल है। राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखिए, जो सूचियाँ हैं ये हमारी संविधान मतलब 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में इन सूचियों के बारे में बताया गया है। इसमें राज्य सूची, संवर्धित सूची और संघ सूची, ये 3 प्रकार की सूचियों के बारे में बताया गया है। तो वहाँ पास आप पढ़ेंगे कि राज्य सूची में कौन कौन से विषय हैं, संवर्धित सूची में कौन कौन से हैं और संघ सूची में कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन पूछा था जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है, तो राज्य सूची के विषय में शामिल है ये। ठीक है, 21 के बाद 22वां आता है हमारा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था इनमें से किसके अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी के अंतर्गत आती है क्या, पंचायती राज व्यवस्था। ये आर्टिकल 14 अनुच्छेद 40 में आती है। ठीक है, अनुच्छेद 40 में है, पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किस अनुच्छेद से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 21 का ए से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 21 का ए से मौलिक अधिकार संबंधित है शिक्षा का। ठीक, इसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को कंपलसरी शिक्षा है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था, तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। 24 का ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं, तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 29। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, अनुच्छेद 29। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। देखिए, प्रकाश वर्ष तो आपको पता ही होगा दूरी के मापन की इकाई है, लेकिन वो पूछ रहा है कि प्रकाश वर्ष किसके मापन इकाई है। यानी कि जैसे देखिए, 1 वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति नहीं है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, तो रॉकेट की गति हो ही नहीं सकती। 1 वर्ष में निर्वात में
निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी, ये भी गलत है, प्रकाश द्वारा होती है। 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 27 का सी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में ये भी दे सकता है कि 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, निर्वात में अगर आपको हटा देगा तो आंसर गलत हो जाएगा। अगर दे देता है 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, तो ये आपका गलत हो जाता है, लेकिन यहाँ पास 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी है। ठीक है, जो प्रकाश वर्ष होता है वो 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी होता है। ठीक है, तो इनको याद रखना, क्योंकि अगर ऑप्शन में आपको दे देता, सपोज दैट ये ऊपर दे देता है 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, तो मोस्टली बच्चे उसी को करके आते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, CaOCl2, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। सोडियम बाइकार्बोनेट किसका होता है? तो ये खाने वाले सोडा का होता है। सोडियम क्लोराइड तो बेसिकली ये साल्ट का होता है, बेसिक साल्ट जो हम लोग नमक खाते हैं उसका होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना है। देखिए, इस क्वेश्चन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो प्योर गोल्ड होता है, शुद्ध सोना, वो कितने कैरेट का होता है। तो वो आपका होता है 24 कैरेट का। हमसे पूछा 18 कैरेट में। ठीक है, 24 कैरेट का 18 कैरेट में पूछा है, तो ये आपको हो जाएगा 75%। मैथ आपने पढ़ी होगी, आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है संतरे में बहुतायत में क्या होता है। संतरे में अधिक मात्रा में आपकी विटामिन सी होती है। ठीक, विटामिन पूछा है तो विटामिन सी होती है इसमें संतरे में। सभी खट्टे फलों में विटामिन सी ही पाई जाती है ज़्यादातर आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेना, मैं आंसर बता दे रहा हूँ, लेकिन अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, तो 31 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 324। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 324 आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32। देखिए ये भी मैथ का क्वेश्चन है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1000। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए a³ + b³ अपान में a² + ab + b² माइनस ab करके आप फार्मूला लगा देंगे तो इन दोनों का सिंपल ऐड हो जाएगा, 885 + 115, तो 1000 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 भी मैथ का है। देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 - √15। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 को आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16% इसका घट जाएगा। ठीक है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 16% की कमी आ जाएगी, उसमें 16% की कमी आ जाएगी। ठीक है, 35 है, 35 भी मैथ का क्वेश्चन है। 35 आप सॉल्व करेंगे तो 37 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 36, ये हिंदी का क्वेश्चन है। देखिए विलोम शब्द का एकल का विलोम क्या होता है? बहुल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 36 का ए सही हो जाएगा। 37 कह रहा है दर्प का पर्यायवाची क्या होता है? तो दर्प का पर्यायवाची अहंकार होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 38 है मन को हरने वाला वाक्य के लिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक शब्द होगा? तो ये हो जाएगा मन को हरने वाला मनोहर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गागर में सागर भरना तो ये होता है थोड़े में बहुत कुछ कहना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 39 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वर्तनी वाले क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों गलत होते हैं, तो अगर आप हिंदी की प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तभी आप इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सी हो जाएगी? महत्वाकांक्षा लिखनी है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, महत्वाकांक्षा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है देखिए इंग्लिश का पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, इसके आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप एक बार पैसेज पढ़ना पॉज करके वीडियो को अच्छे से, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करना। ठीक है, तो 41 का देखिए 41 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 41 का सी सही हो जाएगा, और 42 का आपका डी सही हो जाएगा। 42 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 43 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 44 का भी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सिनोनिम्स पूछा है फेमस का पर्यायवाची, तो पॉपुलर हो जाएगा। फेमस माने भी होता है प्रसिद्ध, और पॉपुलर माने भी प्रसिद्ध होता है। उसके बाद 45 में क्या कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट का एंटोनिम्स पूछा है, तो ट्रांसपोर्ट का एंटोनिम्स हो जाएगा ओपेक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, 45 का सी। 46 देखिए रीजनिंग के भी क्वेश्चन थे आपके। पक्षी विज्ञानी, अगर पक्षी वैज्ञानिक संबंध पक्षी से, तो नृवैज्ञानिक संबंध किससे हो जाएगा? मानव से। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है
47 कह रहा है कि जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है उसको आपको चूज़ करना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, तेल। देखिए दही, मक्खन, पनीर ये सभी दूध से बनने वाली चीज़ें हैं, लेकिन तेल आपका इनमें मेल नहीं खाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 47 हो गया। 48 जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 48 का ए सही हो जाएगा। उसके बाद 49 का क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का है, ब्लड रिलेशन का है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, बुआ आंसर आ जाएगा इसका 49 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 आप सॉल्व करेंगे तो 50 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद 51 है। 51 देखिए ये करंट का क्वेश्चन था उस टाइम पे। किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? लाइट हाउस परियोजना स्टार्ट की गई थी कई राज्यों में, तो उनमें से पूछ रहा, कई शहरों में, तो उनमें से पूछ रहा किस शहर में इसका क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो ये आपका पटना था, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, पटना में नहीं हुआ था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 52, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड बन गई है? तो ये हो जाएगा आपका रिलायंस जियो, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 52 के बाद देखिए 53 क्या है? बोल्ड परियोजना स्टार्ट की गई थी, इसका फुल फॉर्म था बम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। ठीक है, ड्रॉप। तो पूछ रहा था कि यह परियोजना भारत के किस राज्य में स्टार्ट की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स वैक्सीन थी एक योजना के तहत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये आपका घाना था, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 54 का ए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला कौन सी हैं? तो ये हो जाएगा आपका सिरिसा बांदला, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, सिरिसा बांदला। ठीक है, 55 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 में क्या कह रहा है? उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लग गया है? तो ये आपके सुमित मलिक थे, ऑप्शन नंबर बी सही था आपका। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की गई है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश सही हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए करंट के क्वेश्चन बहुत सारे आए थे आपके, लगभग 10 प्लस में आए थे क्वेश्चन आपके करंट से। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE, ठीक है, UDISE शुरू किया गया है? तो ये आपका शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका विराट कोहली, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल स्पेस SUPACE भारत के किस न्यायालय के द्वारा शुरू किया गया है? ठीक है, तो ये आपका था सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी इसका सही था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट था कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इस सीमा साझा करने वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 61 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 5 राज्य हैं जो कि 5 भारतीय राज्य हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है आपका, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के बाद है आपका बिहार के बाद पश्चिम बंगाल के बाद आप सिक्किम, सबसे ऊपर सिक्किम साझा करता है। ठीक है, तो ये 5 राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ना इसमें तो क्वेश्चन आ जाएगा आपको। देखिए बीजिंग कहाँ की है? आपको पता है चीन की राजधानी है बीजिंग। दिल्ली भारत की है। ढाका कहाँ की है? बांग्लादेश की ढाका। तो कौन सी बची? कोस्टा रिका। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया था। कोस्टा रिका किसकी राजधानी है? ऑप्शन नंबर बी की, सेंट जॉन्स की, सेंट जॉन्स। अगर आप ऐसे कोस्टा रिका देखें किसकी राजधानी तो आपको याद ही नहीं आएगा, लेकिन आप ऑप्शन एलिमिनेट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? ठीक है, कह रहा है लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, मलयालम। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा मलयालम है। देखिए दोस्तों, जो शास्त्रीय भाषाएं भारत में टोटल 6 शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी? देखिए कन्नड़ हो गई, तेलुगु हो गई, ठीक है, कन्नड़, तेलुगु, तमिल,
मलयालम, उसके बाद उड़िया, उड़िया है आपकी, क्या हो जाएगी, उड़िया, उड़िया हो जाएगी, फिर संस्कृत। ये 6 आपकी भारत में शास्त्रीय भाषाएं हैं। इनमें से क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है क्वेश्चन, जैसे कन्नड़, कन्नड़ किस राज्य की है, तो कन्नड़ आपकी कर्नाटक की भाषा है। तेलुगु, तेलुगु आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। तमिल, तमिलनाडु की है। मलयालम केरल की है, और उड़िया उड़ीसा की है, और संस्कृत आपकी सब जगह बोली जाती है। तो इनको आप थोड़ा सा नोट्स बना लेना, एक उसको याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। कन्नड़ कर्नाटक की, ठीक है। तेलुगु आंध्र प्रदेश की, तमिल तमिलनाडु की, मलयालम केरल की, ये भाषाएं हैं, ठीक है। ये शास्त्रीय भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको भी आप अच्छे से नोट्स बना के याद कर लेना। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। देखिए क्या कह रहा है, अधिकतम संख्या क्या है, ये आपके ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 552, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप याद, इसमें ये भी याद रखना कि जो लोकसभा में एंग्लो इंडियन थे 2, उनको अब हटा दिया गया है, ठीक है, उनको हटा दिया गया है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डे वाले से 1 या 2 क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट संगठन है सार्क, तो इसका सदस्य देश कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका म्यांमार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, म्यांमार नहीं है। देखिए सार्क के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ लीजिए। सार्क, सार्क का फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसमें टोटल 8 देश आते हैं सार्क में। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 8 दिसंबर, देखिए 8 देश आते हैं इसमें, और इसकी स्थापना भी 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। सार्क की स्थापना कब हुई थी, 8 दिसंबर 1985। टोटल 8 देश आते हैं, कौन कौन से, तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये 8 देश आते हैं आपके, कौन कौन से, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। और इसमें सबसे जो नया जुड़ा है वो आपका अफ़गानिस्तान है, जो कि 2007 में जुड़ा है, ठीक है। 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में ये जुड़ा था, कौन सा, अफ़गानिस्तान सबसे नया देश है, तो इसको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, तो ये आपकी औरंगाबाद में है। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में, ठीक है। औरंगाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है। ओणम कहाँ का सांस्कृतिक उत्सव है, तो ये आपका केरल का है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, बुध है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। देखिए एशियाई कौन थे प्रथम, तो ये थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए एशिया में सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो एक भारतीय को मिला था, ठीक है, ये एक गर्व की बात है। कौन थे वो, रविंद्रनाथ टैगोर। प्रथम एशियाई कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए हिंदी के स्टार्ट हो गया, ये पूरा पैसेज दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ना। पहले धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। इसको आप पॉज करना, इसको अच्छे से पढ़ना, मैं धीरे धीरे इसको स्लाइड कर देता हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़ना, उसके बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, वीडियो को पॉज करके आप एक बार इसे पढ़ लेना। देखिए 71 क्या कह रहा है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है, तो 71 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मानव जाति के विकास के लिए, ठीक है। 71 हो गया। 72 क्या कह रहा है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है, तो 72 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, अहिंसा और प्रेम, ठीक है। 72 के बाद 73 है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, किसके द्वारा, तो 73 का सी आपका सही हो जाएगा, अहिंसा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व कौन से हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची क्या है। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची क्या है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल। नितांत मतलब एकदम ज़रूरी है, वैसे ही बिल्कुल, नितांत आवश्यकता, कहते हैं नितांत आवश्यकता है मुझे इस चीज़ की, बिल्कुल आवश्यकता, बहुत ज़रूरी है, तो ये हो जाएगा बिल्कुल। नितांत का
उपयुक्त पर्यायवाची क्या हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक और पैसेज दिया हुआ है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना एक बार पॉज करके वीडियो, उसके बाद आप फिर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपका पैराग्राफ था। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 76 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। इजी था, पैसेज बहुत इजी थे, आप एक बार पढ़ के अगर आप करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कितने इजी पैसेज थे। 77 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से। ठीक है, 77 हो गया। 78 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 79 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ओके, 80 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 80 का डी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, देखिए मैथ का क्वेश्चन है, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप ग्राफ बनाना अच्छे से, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करना। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये वाला, आप 100% सारे के सारे क्वेश्चन कर लेंगे इसे। आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो 81 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, 82 की बात करें तो 82 का भी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, उसके बाद 83 की बात करें तो 83 का भी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आंकड़े पर्याप्त थे इसमें, 83 हो जाएगा। 83 का डी हो जाएगा। 84, तो 84 का भी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करते यहाँ पे नहीं बनेगा, आप सॉल्व करके देखना, ना आए तो आप कमेंट करके बता देना, कमेंट में सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा। ओके दोस्तों, 85 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए ये फिर एक चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, बार ग्राफ दिया हुआ है, तो इसको भी आप ध्यान से सॉल्व करना। ठीक है, 86 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष कौन सा था, तो ये कौन सा था, 2016-17। देखिए उसके पहले देखिए 53 था, उसके 53 से 65 हुआ, तो जो उच्चतम वृद्धि हुई, मैक्सिमम इंक्रीमेंट, उच्चतम वृद्धि, ये आपका इसी में हुआ है। इसके बाद इसमें देखिए कम हुआ, इसमें कम हुआ, इसमें थोड़ा ही ज़्यादा हुआ, इसमें भी थोड़ा सा, लेकिन इसमें आपका बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। 86 का सी हो जाएगा आपका सही। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 87 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 88 की बात करें तो 88 का भी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 89 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 90 में ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 90 हो गया। 91 देखिए फिर एक मैथ का दिया हुआ है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन इसमें बहुत ज़्यादा थी। ठीक है दोस्तों, 91 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके, 91 के बाद 92, तो 92 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 93 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 94 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 95 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 95, 96 से फिर देखिए एक और दिया हुआ है ग्राफ वाला। ठीक है, इसको भी आप देखिए, ग्राफ को अच्छे समझ लीजिए या फिर आप बना लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आप अलग रख लीजिए मोबाइल में, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है दोस्तों, 96 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 97 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 97 हो गया। 98 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 99 ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ट्रेड बुल। 99 हो गया। 100 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक देखिए पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन थे। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट की बात करें आपके तो जीएस थी, हिंदी, करेंट अफेयर्स, मैथ के बाद इंग्लिश। ठीक है, तो ये मेन सब्जेक्ट थे आपके। इसमें से आपका इंग्लिश के लगभग 5 क्वेश्चन थे, शायद 5 ही क्वेश्चन थे। हिंदी की इतने ही थे लगभग। करेंट के 10 प्लस में क्वेश्चन थे। मैथ के आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे, 3 तो आपके ग्राफ वाले ही दे गए, 5 से 15 ये हो गए, और अलग से मैथ के, तो मैथ के लगभग 20 से 25 क्वेश्चन के बीच में मैथ के आप थे। बाकी आपके जीएस थे। करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन थे। टोटल क्वेश्चन कितने थे हमारे, 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप अच्छे सॉल्व किए होंगे। मैथ में यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है सॉल्व करने की, तो अगर आपको किसी में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं सॉल्यूशन आपको भेज दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज हमने फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व किया। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का हमने पेपर सॉल्व किया। अब जो नेक्स्ट आएगी उसमें आपको सेकंड शिफ्ट का भी सॉल्व करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।